नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात बेरोजगारों के लिए एक बड़े तोहफे की। सन सिटी से खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। नौकरी का महामेला संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तमाम तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य, वैसे तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी सब महत्व रखता है, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार का कर्तव्य है कि वो टॉप प्रायोरिटी में रखे उनको। तो शिक्षा है कि जो देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है तो मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से जो सपने देखता है वो सपने कामयाब हो सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहे, सुविधाएं मिले सरकार की, इलाज बहुत महंगे होते हैं, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, गिरवी रखते हैं मकानों को। गरीब आदमी क्या क्या नहीं करता है। आज हम जो योजना लेके आए हैं, चिरंजीवी योजना, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है कि आपको 10 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा और 10 लाख के बीमा के अलावा किसी परिवार में किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई भी अगर उसका 10, 12 लाख, 15 लाख खर्च होता है, 10 लाख का बीमा अलग है। उसमें मान लो 4 लाख इलाज करवा वाले, 6 लाख के बच्चे हैं, 6 लाख बचे रहेंगे और आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट 10 लाख, 15 लाख जो होगा उसका अलग से खर्चा मिलेगा, आपका पूरा इलाज फ्री होगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपको मैं कहना चाहूँगा कि गरीब तो पहुँचे आप लोग, कोई गरीब को नहीं मालूम हो, अज्ञानतावश उसको एडवाइज करें। 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा साथ में। पानी में डूब गए बच्चे, अभी एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, कोई मर गया आदमी, 5 लाख रुपए उसके घर में बिना मांगे पहुंच जाते हैं उस बीमे के कारण, चिरंजीवी योजना का। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो सोच है वो सोशल सिक्योरिटी की भी है। आज हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। मुझे आप लोगों ने 40 साल, 42 साल पहले भेजा था मेंबर पार्लियामेंट बनाकर। तब जोधपुर में क्या था, ना रेलगाड़ियाँ थी, 2 रेलगाड़ियाँ थी मेट्रो गेज की। अब ब्रॉडगेज आ गई, कितनी गाड़ियाँ मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ी है। पानी के लिए मेरे देखते देखते जोधपुर खाली करने की नौबत आती थी, रेलगाड़ी से पानी आते थे, इमरजेंसी योजना बनती थी। राजीव गांधी के ज़माने में हमने जो फैसला करवाया, इंदिरा गांधी का पानी कोई सपना देखता नहीं था उसको, लंबी इतिहास है उसका। आज लबालब भरा हुआ का ऐलाना, पानी कमी नहीं जोधपुर में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की कमी हो सकती है। अब तो वो इंदिरा गांधी का पानी हम कई जिलों में भेज रहे हैं। तो उस वक्त में क्या हालात थे जोधपुर के, आज जो कुछ दिख रहा आपको आधुनिक जोधपुर, नई पीढ़ी को तो नहीं मालूम है, तो पुरानी पीढ़ी को मालूम है कि यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो दिख रहा है जोधपुर आधुनिक। इतनी संस्थाएं, मैंने आपको पता है, प्रीमियर संस्थाएं। अरे एक एम्स खुला था आज़ादी के बाद 56 के अंदर, जंगल के अंदर। दिल्ली में जो एम्स है वहाँ जंगल था उस जमाने के अंदर, आज़ादी के बाद में। वह पंडित नेहरू के वक्त खुला था। ये पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर। आज देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। दुर्भाग्य से राजनीति चलती गई बार। प्रथम प्रधानमंत्री 17 साल तक देश की नींव उसने रखी, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कृषि के संबंधित, IIT, IIM, इसरो, आज इतने छोड़े जा रहे हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वहाँ से। इतना गर्व होता है कि दुनिया भर के मुल्कों के सैटेलाइट हमारे यहाँ छोड़े जा रहे हैं।
100 सेक्टर एक साथ छोड़े गए, तो कहाँ के काम पहुंच गए हैं। क्यों अब आजुदा बात है कि आज पंडित नेहरू को बिना नाम लिए हुई अमृत महोत्सव मनाने के सपने देख रहे हैं केंद्र सरकार, जो उचित नहीं कहा जा सकता। पर जो सपने देखते हैं वो पूरे होने चाहिए। आज राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, 40 साल की उम्र में वो नौजवान प्राइम मिनिस्टर बन गया, और मुझे इंदिरा गांधी के ज़माने में मंत्री बनने का सौभाग्य मिल गया दिल्ली के अंदर। आपने मुझे भेजा दिल्ली और मैं वहाँ पर गया। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता ने जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, गरीबी हटाओ की बात करी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकें आज दिख रही है आपको गांव-गांव में। वो जमाना था बैंकें खाली बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर में बैंकों के मालिक प्राइवेट लोग हुआ करते थे। आज गांव गांव में ब्रांचेज खुल गई है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया और देश को एक रखा, अखंड रखा। छीना छंदी कर दिया उनका गोलियों से, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो शहीद हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया देश का। ये इतिहास की बातें हैं जो नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचती नहीं है, उस पर रोक लग गई है पहुंचाने के लिए। आज तो साहित्यकार, लेखक, पत्रकार असहमति व्यक्त करता है, आलोचना करता सरकार की, मैं तो खुश होता हूं। मेरी सरकार की कोई आलोचना करता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कमी बताएगा तो ही तो सुधार होगा उसके अंदर। हम काय के लिए बैठे हुए यहाँ पर? हमें आपने भेजा है, हमें क्यों भेजा आपने? माई बाप जनता होती है, वो जिसको चाहती भेजती है। भेजा है तो हमें पक्ष है तो विपक्ष भी है, तभी तो लोकतंत्र है। और विपक्ष है तो वो आलोचना भी करेगा, असहमति व्यक्त करेगा, कमियां बताएगा। अगर आप में ईमानदारी से सेवा करने का जज्बा है तो आपको उन आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए, समझना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तो जनता का भला होगा। यार कई लोग तो आलोचना करते हैं तो जेल जाते हैं, राजद्रोह हो गया। आप देखते हैं सोशल मीडिया में, देश में कई बातें होती है। तो मुझे याद है कि मैं इंदिरा गांधी के ज़माने में बन गया मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर बना था मैं। फिर राजीव गांधी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बना दिया केंद्र में, टूरिज्म सिविल एविएशन के साथ में। तो राजीव गांधी का जो सपना था, आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनका सपना था। क्या उन्होंने कहा 21st सेंचुरी में जाना है। मिस्टर सैम पिट्रोडा को लेके आए अमेरिका से, 6 मिशन बनाए यहाँ पर, उसमें एक मिशन टेक्नोलॉजी मिशन था। जब वो कंप्यूटर की बात करते थे देश के फ्यूचर के लिए, तो आज जो सत्ता में लोग बैलगाड़ी में आते थे पार्लियामेंट में बैठ करके, देखिए दिमाग खराब हुआ राजीव गांधी का, एक कंप्यूटर ला रहा है यहाँ पर। अगर कंप्यूटर आ गया, आज टाइपिस्ट की नौकरी लगती ज़्यादा, 50-25 टाइपिस्ट का तो एक कंप्यूटर इतना एडवांस होगा, वो एक नौकरी लगेगी, कितनी नौकरी बेकार हो जाएगी। ये बातें हुआ करती थी। राजीव गांधी ने जो आह्वान किया कि 21st सेंचुरी में ले जाना देश को, अभी से तैयारी शुरू कर दो। लोग समझ नहीं पाए, हालांकि बाद में वो भी शहीद हो गए देश के लिए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए। एक नौजवान था 40 साल का, प्रधानमंत्री बना देश का, अमेंडमेंट किए, संविधान संशोधन किए। आज ये जो मिला महिलाओं को, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का, नगर निकाय में, पंचायतों में पहले कोई महिला को सरपंच नहीं बनने देते थे, प्रधान प्रमुख की बात छोड़ दीजिए। ये कुंती बैठी हुई है मेयर, उस वक्त तो पुरुष प्रधान देश थे। ये कौन महिलाओं को प्रमुख बनाते, प्रधान बनाते, मेयर बनाते, पार्षद बनाते? अब रिजर्वेशन कर दिया। उसी व्यक्ति ने कहा था कि IT का जमाना लाओ, कंप्यूटर लाओ देश के अंदर। सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया अमेरिका ने। तो राजीव गांधी घबराए नहीं, हम खुद अपना बनाएंगे, और दुनिया के मुल्कों को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में ताकत है। वो हमारे यहाँ
टैलेंट की कमी नहीं है। अभी मैं देख के आया अंदर स्टार्टअप के बच्चों को, क्लासेस देख के आया मैं अंदर। आप कल्पना कीजिए, ये बच्चे जो 20, 22, 24 साल के हैं, क्या गजब का उनके दिमाग है, उनके सपने हैं, उनके इनिशिएटिव है, किस प्रकार उन्होंने स्टार्टअप शुरू किए अपने अपने। देखते ही बनता है, मुझे गर्व होता है कि हमारे टैलेंट इतना बड़ा है। और बराक ओबामा ने ऐसे नहीं कहा, अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति थे नौजवान वो भी थे, उन्होंने कहा अमेरिका के बच्चों ने, युवाओं समझ लो, हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर नौजवान आ चुके हैं, अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम बहुत पिछड़ जाओगे हिंदुस्तान के नौजवानों से, ये कहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, आप सोच सकते इतना टैलेंट हमारे पास में है। आज जो आईटी का काम हो रहा है, मुझे गर्व होता है। 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री के वक्त रूप में शुरू किया था, लोक मित्र, जन मित्र, आज जो ई मित्र कहलाता है, लोक मित्र और जन मित्र थे, गांव और शहर के लिए नाम थे। मैंने शुरू किया था उस वक्त में, यही हमारे अखिल अरोड़ा थे। आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उस वक्त में ये डायरेक्टर थे आईटी विभाग के। आप बताइए, आप वहां से सफर शुरू किया। आज पिछली गवर्नमेंट ने, मैं कहना और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नहाते समय 2 लड़कियां नहर में डूब गई। दोनों लड़कियों की नहर में डूबने से मौत हो गई। एक लड़की की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मोर्चरी में दोनों के शवों को रखवा दिया गया है। सुल्तानपुर के डाबर गांव का पूरा मामला। बड़ी खबर कोटा से, नहाते समय 2 युवतियों की मौत, नहर में डूबने से 2 युवतियों की मौत। एक युवती की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मोर्चरी में दोनों के शवों को रखवा दिया गया है। 3 युवतियां डूबी थी, 2 युवतियों की नहर में डूबने से मौत, एक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मोर्चरी में दोनों के शव रखवा दिए हैं। सुल्तानपुर के डाबर गांव का पूरा मामला। बड़ी खबर कोटा से, नहर में डूबी 3 युवतियां, 2 की मौत, एक की तलाश जारी। कोटा से बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा हादसा, नहर में डूबने से 2 युवतियों की मौत, एक की तलाश जारी। नहाने के लिए ये तीनों युवतियां नहर में गई थी और 2 की डूबने से मौत हो गई। इनकी शिनाख्त की जा रही है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, पहचान हो पाई इन युवतियों की? पूरा मामला क्या, किस तरह यह हादसा हुआ? देखिए, सुल्तानपुर क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 बालिकाएं, बताया जा रहा है कि नहर में जो पानी का स्तर इन दिनों जो तेज बहाव चल रहा है, उस दौरान वो नहाने गई थी और एक बालिका का पैर फिसलने के बाद वो डूबने लगी। तो दोनों जो साथी बालिकाएं हैं, सहेलियां, उन्होंने भी नहर में जो है छलांग लगाई और वो पकड़ने लग गई। उनको बचाने के चक्कर में ये तीनों डूब गई। फिलहाल 2 का शव बाहर निकाला जा चुका है। जो अर्चना और राधा, जो 12 और 16 वर्षीय बताई जा रही है, वो खेडली महादेव गांव की निवासी बताई जा रही है। पुलिस का भारी जाब्ता वहां तैनात है, कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, भीड़ मौके पर लगी हुई है, तलाशी अभियान शुरू किया गया है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। क्योंकि जो डाबर ब्रांच नहर है, इन दिनों तेज बहाव है, पानी में तेज बहाव के चलते वहां अभी रेस्क्यू पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और एक बालिका के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया। लेकिन घटना स्थल पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ और रेस्क्यू जो है जारी है। ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा हुआ है और ये इसके बाद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो तीनों बालिका है, एक ही जो परिवार के आसपास की और सहेलियां बताई जा रही है। फिलहाल 2 के शव को बाहर निकाल लिया गया, जबकि तीसरी जो नंदनी बताई जा रही है ढाबर गांव की, वो अभी लापता। उसके बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और सुल्तानपुर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच के लिए वहीं मौके पे मौजूद है और लोगों की भारी भीड़ है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है कोटा से, नहर में डूबी 3 लड़कियां, डूबने से 2 लड़कियों की मौत, 2 युवतियों की मौत, एक की तलाश जारी। बड़ी खबर कोटा से, हादसे में 2 युवतियों की मौत। एक और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश रची गई। जयपुर से एटीएस टीम आने की सूचना मिल रही है। रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश, अब इस मामले को लेकर जयपुर से एटीएस टीम उदयपुर पहुंचेगी।
डेटोनेटर से ट्रैक पर विस्फोट किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस अब मौके पर पहुंच गई है। आतंकवादी गतिविधियों की संभावना एटीएस खंगालेगी। 31 अक्टूबर को ही पीएम ने इस लाइन का लोकार्पण किया था। धमाके से करीब 4 घंटे पहले ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। मौके पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। बड़ी खबर उदयपुर से, कपिल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एटीएस पहुंच चुकी है कपिल? देखिए, एटीएस की टीम अब जयपुर से रवाना होने की सूचना मिल रही है। एटीएस की टीम किसी भी समय जयपुर से रवाना हो सकती है और उसके बाद में जो आने का जो समय लगेगा, तकरीबन 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है जयपुर से, तो जो आने का समय लगेगा वो माना जा रहा है। उसके बाद में संभवतः एटीएस की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी, वहां पर मौका मुआयना करेगी, क्योंकि प्राइमरी तौर पर ये बेहद गंभीर मामला जो है इसे माना जा रहा है। डेटोनेटर से, जो कि बारूद का एक गंभीर प्रकार की प्रवृत्ति है, जो कि चट्टानों के विस्फोट करने के लिए, माइंस में विस्फोट करने के लिए काम में लिया जाता है, तो उससे रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है। ऐसे में कहीं इस पूरे घटनाक्रम में टेररिस्ट एक्टिविटी तो शामिल नहीं है, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एटीएस की टीम जयपुर से रवाना होकर मौके पर पहुंचेगी और प्राथमिक जानकारियां जुटाएगी। एटीएस की टीम जब पहुंच रही है मौके पर, तो अब तो क्या ये मान लिया जाए कि संभावनाएं आतंकवादी गतिविधि से जुड़ती हुई ही नजर आ रही हैं? देखिए, प्राइमरी तौर पर सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, क्योंकि विस्फोट किया गया है, विस्फोट करके रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है। अब यदि जिस तरह की घटना हमें जो तस्वीरें देखने को मिली है, ट्रैक में जिस तरह की दरारें आई है, आप देखिए कि अगर आसपास के लोगों की सजगता नहीं होती तो ठीक सुबह 10:30 बजे इसी पुलिया से होकर रेल को गुजरना था। जो ट्रेन आसारवा, अहमदाबाद के आसारवा स्टेशन से उदयपुर आ रही थी, उसे 10:30 बजे इसी ट्रैक से होकर गुजरना था। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता था। और यही वजह है कि सारी संभावनाएं, साजिश, षड्यंत्र या फिर आतंकवादी गतिविधि या फिर किसी शरारती तत्व की करतूत, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जांच एजेंसियां जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, जो स्थिति वहां पर आपने देखी होगी कपिल, रेलवे के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिस तरह से इस रेलवे लाइन को, रेलवे पटरी को उड़ाया गया है, उससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? कितनी क्षमता का ये बारूद इस्तेमाल किया गया था? कितनी बड़ी हानि, अगर यहां से कोई ट्रेन गुजरती, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इससे? क्या ये कुछ अंदाजा लगाया गया वहां की स्थिति को देखते हुए? देखिए, जो जिस जगह ये घटना घटित हुई है उसी जगह पर बारूद के टुकड़े मिले हैं और उसी के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि डेटोनेटर से इस ट्रैक को उड़ाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो नई ट्रेन शुरू हुई है असारवा से उदयपुर और उदयपुर से असारवा के लिए, रोजाना फुल चल रही है। लगभग 1000 यात्री ट्रेन में रोजाना हर ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उदयपुर से इस ट्रैक पर एक ट्रेन जाने की और एक ट्रेन आने की फिलहाल यहाँ पर संचालित हो रही है। तो प्रवृत्ति आप इससे देख सकते हैं कि 1000 यात्री उस ट्रेन में सवार होते हैं, जो ठीक 10:30 बजे इस पुलिया से होकर गुजरती। और ट्रैक पर जो दरारें हैं, जो क्रैक आए, वो काफी बड़े क्रैक हैं। ट्रैक को टाइट करने के लिए जो बोल्ट करते हुए कई सारे बोल्ट जो है, वो जो इस बारूद के जो विस्फोट हुआ है, मैं सीधे शब्दों में आपसे जानना चाह रहा हूँ कपिल, क्या स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वजन का बारूद यहां पर डेटोनेटर इस्तेमाल किया गया? क्या उससे एक ट्रेन को ब्लास्ट किया जा सकता था? क्या ये कुछ साफ हो पाया? देखिए, फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार बम स्क्वाड टीम को भी मौके पर आने के लिए बोला गया है। तो जब बम स्क्वाड टीम मौके पर आएगी, एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। जो आसपास में जो बारूद के सैंपल मिले हैं उनको कलेक्ट कर लिया गया है। अब उनकी जांच करने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना जो इसकी जो ग्रेविटी थी, किस बारूद की क्या थी, कितना इससे नुकसान हो सकता था, ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश का मामला, एटीएस की टीम, बम स्क्वाड और एफएसएल की टीम अब मौके पर पहुंचेगी और पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जयपुर से एटीएस टीम भी जल्द पहुंच रही है, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त। और बड़ी खबर है जयपुर से, जहां दूध के नाम पर महा घोटाला किया जा रहा था। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महा खेल का खुलासा। दूध का दाम और पानी के टैंकर की सप्लाई यहां से की जा रही थी। टैंकर पानी का और भुगतान हो रहा था दूध का। 2 टैंकरों को
फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया। कैथून और दौसा से आए टैंकरों से ये दूध का महाखेल यहां जारी था। तेल का खेल आपने सुना होगा, लेकिन अब दूध का खेल भी सुन लीजिए, देख लीजिए। ये टैंकर आपको दिखा रहे हैं, पानी से भरे हुए टैंकर सरस डेयरी में पहुंचे और इनकी कीमत अदा की गई दूध के दाम में। डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोका। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डेयरी प्रबंधन में हड़कंप। आला अधिकारी अब सरस डेयरी पहुंचे। प्लांट में मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। डेयरी प्रबंधन ने कहा यह बात। दोनों टैंकरों में अमानक पदार्थों की पुष्टि भी हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। सवाल ये कि इतना बड़े दाम, इतनी बड़ी रकम किसकी जेबों में पहुंच रही थी। हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और जो हमें शिकायत मिली थी, जब हमने इसकी पुष्टि डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से की कि यहां पर दूध के टैंकरों की जगह पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, यानी महाभ्रष्टाचार का एक खुलासा सामने आया है। उसके बाद हमने पूरे मामले की तहकीकात की। हम यहां पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और इसी के अंदर वो 2 टैंकर खड़े हैं जिनमें लगभग 18,000 लीटर दूध की जगह पानी, यानी लगभग 2 टैंकरों में 10 लाख से ज्यादा का जो दूध होता है उसकी जगह पानी आया है और उस 10 लाख के जो दूध की जगह पानी के जो है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। अगर एक दिन में 2 टैंकर दूध की जगह पानी के सप्लाई किए जाते हैं, 10 लाख रुपए रोज का गबन अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा एक करप्शन हो सकता है, एजेंडा हो सकता है। अब चूंकि हमने डेयरी के अधिकारियों से बात की है, आज रविवार है और डेयरी प्लांट में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हम दिखाना चाहेंगे, यहां पर तमाम गार्डों को कह दिया गया है, अंदर टैंकर खड़े उन सभी टैंकरों को आसपास से हटा दिया गया है। लेकिन न्यूज 18 ने अपने इन तमाम जो चीज है इनकी पहले तहकीकात की, पुष्टि की और उसके बाद हम यहां पर आए हैं। और यहां पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके की जो चीज सामने आई है वो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ जो दुग्ध वितरक हैं, डेयरी प्रबंधन है, डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि ये सरस डेयरी प्लांट का मामला है तो इस प्लांट में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, दूध की कीमतों की जगह भुगतान जो होता है वो आज यहां पर खुलासा हो रहा है। 2 टैंकर आए हैं, एक टैंकर दौसा से आया था, RJ 331 नंबर का ये टैंकर है। लखन गुर्जर जो है इस टैंकर के मालिक का नाम है और इस पे बकायदा टैंकर मालिक के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा टैंकर कैथून से आया है। इस टैंकर को देर रात खाली करवा दिया था और चूंकि अब डेयरी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 2 टैंकरों में लगभग 10 लाख से ज्यादा का दूध सप्लाई होता है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।